हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम लेकर आए साइंस 2 का क्लास 9 का आपका जो सेमेस्टर होने वाला है उसके सारे के सारे क्या भाई, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जी आपने सही सुना, इसके पहले हमने साइंस 1 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो लेकर आए थे जिसमें हमने सारे के सारे टेक्स्ट बुक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं और कहीं की बात नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ ऐसे क्वेश्चन जो आपको टेक्स्ट बुक के बीच से आते हैं ना भाई, टेक्स्ट बुक के मिडल से, बीच से, जो भी आप बोलो, वो क्वेश्चंस इस चैनल पर डिस्कस आउट होते हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो। और इस चैनल पे हम अपलोड करते हैं क्लास 9, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th की सारी वीडियो, साइंस, मैथ्स, जितनी भी आपकी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो, वो सारे के सारे वीडियो कहीं ना कहीं आपको इस चैनल पे पूरी तरीके से अवेलेबल मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। चलिए, तो हम जब साइंस 2 में एंट्री मारते हैं, क्लास 9 का चैप्टर नंबर 15 होता है, वो चैप्टर नंबर 15 से आपका साइंस 2 स्टार्ट होता है। और जब आप इसमें चेकआउट करेंगे तो चलिए देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। द एनर्जी एंड ऑक्सीजन आर बोथ ट्रांसमिटेड बाय ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन आपको यहाँ से लिखना है। फिर इसके बाद जब आप फर्दर मूव करेंगे तो यहाँ पर देखो दिया, द जाइलम कंडक्ट्स द वाटर वेयर एज द फ्लोएम कंडक्ट्स द फूड। ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट आर कनेक्टेड बाय दिस कंडक्टिंग टिश्यूज। तो दीज आर नथिंग बट कंडक्टिंग टिश्यूज। प्लांट्स नीड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, मैंगनीज, सोडियम एक्सेट्रा। सॉइल इज द नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्सेज ऑफ दिस सब्सटेंस। ये आपको लिखना। फिर यहाँ पर देखो बोला विच टाइप ऑफ प्लांट टिश्यूज आर जाइलम एंड फ्लोएम। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, इट इज अ टाइप ऑफ कंडक्टिंग टिश्यूज। कौन से टाइप का टिश्यूज है भाई, तो कंडक्टिंग टिश्यूज। नेक्स्ट फर्दर मूव करेंगे तो यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा रहेगा। डायग्राम में यहाँ पर आपको नीचे आना है, रिजल्ट वाटर्स एंड मिनरल्स एंटर द सेल ऑन द रूट सरफेस ड्यू टू डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन। As a result, these cells become turgid. These turgid cells exert pressure on the adjacent cell. This is called as रूट प्रेशर। एक आपको यहाँ से ये याद रखना है, इसके साथ एक दूसरा आपको याद रखना है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर कॉलम इज फाउंड विच इज कंटिन्यूसली पुश अहेड। दिस प्रेशर इज सफिशिएंट टू लिफ्ट द वाटर इन श्रब्स, स्मॉल प्लांट्स एंड स्मॉल ट्रीज। तो इसमें कौन सा प्रेशर लगता है, तो भाई तो रूट प्रेशर इज सफिशिएंट। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे, दैट इज अवर ट्रांसपिरेशनल पुल की बात होगी। अब ट्रांसपिरेशनल पुल के लिए आपको यहाँ से याद रखना है, डायग्राम भी याद रखना है। फिर इसके साथ साथ बोला देखो, प्लांट्स गिव आउट वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू स्टोमेटा ऑन देयर लीव्स। टू सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स आर प्रेजेंट अराउंड द स्टोमेटा। दिस सेल्स कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ट्रांसपिरेशन ऑकर्स थ्रू दिस स्टोमेटा। वाटर इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर बाय लीव्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। एज देयर इज अ वाटर, हाँ ये नहीं करना है। ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, वेयर एज रूट प्रेशर परफॉर्म्स द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ पुशिंग द वाटर अप ड्यूरिंग द टाइम। तो रूट प्रेशर का फंक्शन क्या है, तो वो पानी को ऊपर भेजता है। ट्रांसपिरेशन का फंक्शन क्या, हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट फर्दर अगर आप इसमें देखिए तो ये क्या बोला, देखो फर्स्ट स्टेटमेंट, ये फर्स्ट दो स्टेटमेंट दिया, ट्रांसलोकेशन वाला स्टेटमेंट है। इसके साथ साथ इट इज कैरिड आउट इन बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन बाय द फ्लोएम। ट्रांसलोकेशन ऑफ मटेरियल इज नॉट अ सिंपल प्रोसेस, इट रिक्वायर्स एनर्जी। दिस एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एटीपी। फिर नेक्स्ट बोला, whenever food material like sucrose is transported towards a part of plant via the phloem with the help of ATP, the water concentration decreases in that part. As a result, the water enters the cell by the process of diffusion. The process on the cell wall increases due to the increase in cellular content. फिर यहाँ पर क्या बोला, ड्यूरिंग फ्लावरिंग सीजन द शुगर स्टोर्ड इन द रूट और स्टेम इज ट्रांसपोर्टेड टू द फ्लोरल बड टू मेक देम ओपन एंड ब्लॉसम। बस यहाँ से इतना ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, खाली ये याद रखो, मैंने हार्मफुल एंड वेस्ट सब्सटेंस लाइक यूरिक एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया एक्सेट्रा आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर इनको अगर हम बाहर एक्सक्रीट करते हैं तो रिमूवल ऑफ वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंस फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ये आपको कर लेना है। फिर द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज कॉम्प्लेक्स, ये आपका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट, एक्सक्रीशन इन प्लांट की बात करें तो एक्सक्रीशन इज सिंपलर प्रोसेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट देन इन एनिमल्स गैशियस सब्सटेंस आर गिवन आउट बाय डिफ्यूजन्स के थ्रू दे देते हैं। मोस्ट ऑफ द वैक्यूल लीफ सेल्स एंड इन फ्लावर यहाँ पर अटैच रहता है। आफ्टर सम टाइम दिस पार्ट्स फॉल ऑफ। सम अदर वेस्ट मटेरियल स्टोर्ड इन ओल्ड एंड वोन जाइलम इन द फॉर्म ऑफ गम्स एंड रेजिन। तो आपको पूछेंगे रेजिन और गम्स कहाँ पर स्टोर्ड रहता है, तो वोन जाइलम, ओल्ड एंड वोन जाइलम में। फर्दर आगे मूव करेंगे तो यहाँ पर बोला अमॉर्फोफैलिस। इन सम plant waste material are present in the form of crystals of calcium oxalate. These are called as raphides. As they are needle shaped, they prickle and cause irritation of the skin. फिर आगे आपको बोला सम वेस्ट मटेरियल्स ऑफ प्लांट्स आर यूजफुल टू ह्यूमन, फॉर एग्जांपल गम, रेजिन, लेटेक्स, रबर एक्सेट्रा।
फर्दर मूव करेंगे तो यहाँ पर आपको बोला देखो द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन लीडिंग टू एनर्जी प्रोडक्शन इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ अवर बॉडी। वेरियस waste materials are formed during this process. Removal of this waste from the body is very important and it is excretory system that carries out this function. फिर आपको पूछा है excretory system consists of pair of kidney, pair of ureter, the urinary bladder and the urethra. Urine is formed by the kidney by separating the waste and unwanted excess substance from the blood. फिर आगे चलेंगे तो आपको ये दोनों ये वाला डायग्राम मेजरली याद रखना है। फिर यहाँ से आपको क्या क्या याद रखना है, देखो टू बीन शेप्ड किडनी, posterior side of abdomen, functional unit of the kidney that perform the basic is called as nephron. फिर each nephron cup like Bowman's capsule, network of capillaries in it is called as glomerulus, याद रखना है। फिर the urea produced in the liver comes into the blood. When the urea containing blood comes into the glomerulus, it is filtered through its capillaries and urea and other similar substances are separated from it. फिर इसके बाद आप आगे जाएंगे, द सोल्यूशन एक्यूमुलेटेड इन द कैविटी ऑफ बोमन्स कैप्सूल पासेस इनटू द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। फिर हम फर्दर जाएंगे तो यूरिन इज फाउंड फ्रॉम द रिमेनिंग सोल्यूशन विच इज फुल ऑफ वेस्ट मटेरियल। फिर आगे क्या बोला देखो, द यूरिन इज कैरिड आउट बाय द यूरेटर एंड स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर। फिर आफ्टरवर्ड the urinary bladder is a muscular and it is under the control of the nerves, hence we are able to keep control on urination. Though the kidneys are main organs of excretion in human being, the skin and lungs also helps in the process of excretion. The right kidney is slightly lower than position. Each kidney has कितना approximately 10 lakh nephron. फिर approximately 5 liter of blood which is present in normal healthy person. Blood filtered by the kidney about 400 times every day. Thus every day the kidney filter about 190 liters of blood. आपको पूछ सकते हैं from which about 1 to 9 liters of urines is formed. फिर ये हम प्रोसेस देखते हैं डायलिसिस का। डायलिसिस का प्रोसेस आपको याद रखना, एग्जाम में पूछेंगे। प्यूरिफाइड ब्लड इज रीइन्फ्यूज द बॉडी, अबाउट 500 ml of blood is sent through one time in this machine. फिर द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम ब्लड विद हेल्प ऑफ मशीन इज कॉल्ड एज डायलिसिस। फर्दर आगे चले तो कोऑर्डिनेशन की बात करें तो यहाँ पर क्या बोला देखो, डिपेंडिंग ऑन दिस वी कैन से दैट सिस्टमैटिक रेगुलेशन कैन बी कंट्रोल्ड एंड ब्रिंगिंग अबाउट द डिफरेंट प्रोसेस इन द प्रॉपर सीक्वेंस कैन बी कॉल्ड कोऑर्डिनेशन, ये हो जाएगा। फिर देयर नीड्स टू बी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंटरनल एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी रिजल्टिंग फ्रॉम वेरियस फैक्टर्स लाइक बॉडी टेम्परेचर, वाटर लेवल, एंजाइम लेवल एक्सेट्रा और स्टिमुला अराइजिंग इन द सराउंडिंग एनवायरमेंट। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस सिस्टम्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हेल्प्स टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कॉल्ड एज होमियोस्टैसिस व्हिच इज नेसेसरी फॉर द ऑप्टिमल एफिशिएंसी ऑफ द बॉडी। तो इसमें सिर्फ इतने ही सेंटेंसेस याद रखने, ये याद रखो इस सेंटेंसेस मास्टर की में नहीं है तो आपको यहीं पर मिलेंगे टेक्स्ट बुक। अब इसके बाद डायरेक्टली आपको इधर आना है, ये फोटोज आपको याद रखना है। यहाँ पर वो क्या दिखा रहा है तो कीमियोट्रॉपिक मूवमेंट, ये दिखा रहा है फोटोट्रॉपिक रिस्पॉन्स, ये दिखा रहा है थिग्मोट्रॉपिक रिस्पॉन्स। यहाँ से आपको ये पढ़ना है व्हाट इज ट्रॉपिक मूवमेंट, ये पार्ट हो जाएगा व्हाट इज ट्रॉपिक मूवमेंट। फिर आपको पढ़ना है व्हाट इज फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, फिर आपको पढ़ना है व्हाट इज हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट, फिर पढ़ना है आपको व्हाट इज ग्रेवियोट्रॉपिक मूवमेंट, फिर आपको पढ़ना है व्हाट इज कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। फिर ये सारे के सारे मूवमेंट कैसे है तो ग्रोथ रिलेवेंट या फिर ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स है। फिर आपको ये डू यू नो पढ़ना है। डू यू नो में क्या क्या पढ़ेंगे तो टेंड्रिल्स ऑफ क्लाइंबर्स आर सेंसिटिव टू टच। फिर ऑक्सिन का काम क्या रहता है अपाइकल पार्ट, शूट्स हेल्प्स इन एनलार्जमेंट ऑफ सेल। हार्मोन जिबरलिन का काम क्या है स्टेम एलोंगेशन, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन। हार्मोन एब्सिसिक एसिड का काम क्या प्रिवेंशन एंड रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ एंड लीफ विल्टिंग। तो ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। फिर हम इधर आ जाते हैं, ये जो आपको दिखता है ये होता है ग्रोथ इररेलेवेंट मूवमेंट। तो जब भी आपको ग्रोथ इररेलेवेंट मूवमेंट पूछा तो ये ऐसे मूवमेंट है जो आपको ग्रोथ नहीं दिखाएंगे। तो इसके अंदर प्लांट्स यूज इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। प्लांट सेल चेंज देयर शेप बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देयर वाटर कंटेंट एंड देयर बाय ब्रिंगिंग अबाउट द मूवमेंट्स ऑफ प्लांट्स। इसके लिए आपको याद रखना है तो ये वाला याद रखना है एग्जाम्पल। फिर फाइब्रिल प्रेजेंट ये वाला याद रखना है सेकंड एग्जांपल एंड ये आपका क्या रहेगा थर्ड एग्जांपल। सम स्पेसिफिक मूवमेंट्स ऑफ द प्लांट डू नॉट लीड टू प्लांट्स ग्रोथ, सच मूवमेंट्स आर कॉल्ड एज ग्रोथ इररिलेवेंट मूवमेंट एज अ रिस्पॉन्स टू चेंज इन द सराउंडिंग प्लांट्स हार्मोन ब्रिंग अबाउट वेरियस मूवमेंट्स इन प्लांट। फिर कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बीइंग की बात करें तो इसमें आप सबसे पहले जो डिस्कशन करने वाले हो दैट विल बी योर नर्वस कंट्रोल की बात करेंगे। नर्वस कंट्रोल की अगर बात कर रहे हैं तो इसके अंदर ना सबसे पहले आपको ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए डायरेक्टली ड्रॉ करने के लिए पूछेंगे न्यूरॉन का डायग्राम। फिर इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या बोला देखो स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स कंडक्ट इंपल्सेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बॉडी कॉल्ड एज न्यूरॉन्स। अच्छा इसके ऊपर अगर हम बात करें तो इसके ऊपर उतना कुछ नहीं है, खाली इतना बोला देखो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज ब्रॉट अबाउट विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स कॉल्ड एज नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। फिर यूनिसेलुलर एनिमल्स लाइक द अमीबा डू नॉट हैव अ नर्वस सिस्टम विच प्रोड्यूसेस सच इंपल्सेस और रिस्पॉन्सेस। फर्दर आगे चले तो यहाँ पर आपको देखो ये बोला द सेल दैट सपोर्ट द नर्व सेल एंड हेल्प इन देयर फंक्शनिंग आर कॉल्ड एज न्यूरोग्लिया। नर्व सेल्स एंड न्यूरोग्लियल सेल टुगेदर फॉर्म दी
नर्व्स। फिर ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट आवर सराउंडिंग इज कलेक्टेड बाय, कौन कलेक्ट करता है तो डेंड्राइट। द केमिकल प्रोसेस बिगेन एट दोस एंड्स एंड इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस आर जनरेटेड विच आर कंडक्टेड फ्रॉम द डेंड्राइट टू द सेल, फिर सेल बॉडी, from the cell body to the axon and from the axon to its terminal. These impulses are then to be transferred from this nerve cell to the next. फिर further this chemical pass through minute space. Minute space कौन सा है तो synapse है, between two adjacent neurons and generate the impulse in the dendrites of next neuron. In this way impulses are conducted. ये आपको एक बार कर लेना है, डायग्राम देख लेना है एक बार, ये डायग्राम को बनाने आना चाहिए। फिर आप यहाँ पर जब आप जाएंगे तो देखो क्या बोला, cells became able to respond to electrical impulses of nerves. Muscle cells have the ability to change their shape due to special type of proteins. फिर thus we can say that nervous system consists of well organized, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। यहाँ से आपको फिर ये याद रखना है टाइप्स ऑफ नर्व सेल या फिर सेल न्यूरॉन, तो सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, एसोसिएशन न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन कंडक्ट impulses from sensory organ to brain and spinal cord. मोटर न्यूरॉन conduct impulses from brain and spinal cord to effector organs like muscle or glands. फिर एसोसिएशन न्यूरॉन performs the function of integration in the nervous system. फिर सेंट्रल, पेरिफेरल एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये तीन तरीके के नर्वस सिस्टम होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें कौन कौन आता है तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। फिर मेन कंट्रोलिंग पार्ट ऑफ नर्वस इन द क्रेनियल कैविटी, कहाँ पर रखा है तो क्रेनियल कैविटी के अंदर रखा है द ब्रेन को। फिर उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड इन द वर्टिब्रल कॉलम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन द स्पेस बिटवीन द डेलिकेट bony covering are the protective layer called the meninges. Cavities present in various parts of brain are called as ventricles, whereas the long tubular cavity of the spinal cord is called as the central canal. The ventricle, central canal and spaces between the meninges are filled with cerebrospinal fluid. इसका काम क्या रहता है तो it fluid supplies the nutrient to the central nervous system and protects it from shock. ये सारे के सारे जो ब्लू लाइन है सब इंपॉर्टेंट पार्ट में जाएंगे, एक एक दो मार्क्स से क्वेश्चन हो सकते हैं यहाँ से। फिर आपको ब्रेन का डायग्राम दिखा देंगे और इसमें से ऐसा नेमिंग करने को बोल सकते हैं, तो ये डायग्राम भी बहुत अच्छे से आपको देखकर रखना है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर देखिए व्हाट इज, आपको पूछेंगे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेफ्ट ब्रेन, तो ये हो जाएगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइट ब्रेन, तो ये हो जाएगा। फिर द ब्रेन ऑफ एन अडल्ट 1300 to 1400 ग्राम, अप्रॉक्सीमेटली 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। लेफ्ट साइड ऑफ आवर ब्रेन कंट्रोल्स द राइट साइड ऑफ आवर बॉडी एंड राइट साइड ऑफ आवर ब्रेन कंट्रोल्स द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। फिर आगे चले तो सेरिब्रम के बारे में आपको स्टेटमेंट्स पढ़ने, सेरिबेलम के बारे में पढ़ना है, मेडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में पढ़ना है। फिर यहाँ पर आएंगे तो स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ना है। एक चीज़ बता देता हूँ, इट इज कॉल्ड एज द फीलियम टर्मिनाले, देयर इज अ थ्रेड लाइक फाइब्रस स्ट्रक्चर एट इट्स एंड, मतलब ये जो एंड में थ्रेड और फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर है इसको क्या बोला जाता है तो फीलियम टर्मिनाले। फिर आपको सबके फंक्शंस देखो यहाँ पर मिल जाएगा, आप ये टेबल कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। सेरिब्रम का फंक्शन, सेरिबेलम का, मेडुला ऑब्लोंगेटा और स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शंस। फर्दर मूव करेंगे तो यहाँ से आपको ये देखना है, ये क्रेनियल नर्व्स है और ये स्पाइनल नर्व्स है। टोटल कितनी क्रेनियल नर्व्स होती है तो 12। नर्व्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द ब्रेन आर कॉल्ड एज क्रेनियल नर्व्स, नर्व्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड्स आर कॉल्ड एज स्पाइनल नर्व्स। टोटल कितनी है तो 31 स्पाइनल नर्व्स हैं और क्रेनियल नर्व्स कितनी है तो भाई 12। फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, द ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नर्व्स ऑफ इनवॉलंटरी ऑर्गन्स लाइक दैट ऑफ हार्ट, लंग, स्टमक एक्सेट्रा। इट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ अवर विल, तो ये आपको स्टेटमेंट आएगा याद रखना ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से। और ये डायग्राम आपको याद रखना है, ये डायग्राम किसका डायग्राम है तो भाई रिफ्लेक्स एक्शन का डायग्राम है। प्लस इस डायग्राम के साथ साथ आपको ये क्वेश्चन भी करने हैं। अगर आपको डायग्राम को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग लेनी है तो रिफ्लेक्स एक्शन और इसके सामने जीनियस माइंड ऐसे नाम लिख दीजिए, JEENEUS, जीनियस माइंड। तो मैंने जो वीडियो अपलोड किया वो आपको मिल जाएंगे और उसमें बहुत अच्छे से मैंने ये पूरा का पूरा पार्ट कवर आउट किया विद द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये इसका आंसर भी वहाँ पर मेंशन आउट किया है। नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल कंट्रोल। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको याद रखना हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, दिस आर कॉल्ड आल्सो कॉल्ड एज डक्टलेस ग्लैंड, ये आपको पढ़ लेना है। फिर एंडोक्राइन ग्लैंड्स अलॉन्ग विद नर्वस सिस्टम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन अवर बॉडी। इसके ऊपर एक आंसर भी आपको मिलता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर कॉल्ड एज डक्टलेस ग्लैंड, तो वो आंसर आपको यहाँ से करना है। बस इस पेज पे इतना ही। और ये जो पेज है ये पूरा पेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको पूछेंगे ग्लैंड हाइपोथैलेमस, इसका लोकेशन क्या है, इसके कौन से हार्मोन सिक्रेट करता है और इसका फंक्शन क्या है। तो ऐसे करके आपको ये सारे के सारे करना है। अगर इसमें मैं इंपॉर्टेंट बताऊं तो इंपॉर्टेंट के लिए आपको टेस्टोस्टेरोन करना है, इसका फंक्शन, प्रोजेस्टेरोन इसका फंक्शन, एस्ट्रोजन इसका फंक्शन, फिर ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड है इसका फंक्शन। फिर यहाँ पर ऊपर आएंगे आप तो यहाँ पर आपको बोला जाता है देखो कैल्सिटोनिन, थायरॉक्सिन, फिर एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग ग्रोथ हार्मोन। बस इतना आप कर लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा।
तो आई होप आपको चैप्टर नंबर 15 अच्छे से समझ में आएगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज अवर चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 16 की अगर मैं बात करूँ तो हेरिडिटी एंड वेरिएशन नाम का चैप्टर है। और जब हम आगे मूव ऑन करेंगे तो यहाँ से आपको सबसे पहले ये पार्ट याद रखना है कि जेनेटिक्स क्या होता है और इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, डेफिनेशन पूछते हैं। फिर हेरिडिटी का देखो दिया, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। फर्दर आगे मूव करेंगे तो सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस आर ऑल द इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी। फिर यहाँ पर क्या बोला देखो, दैट सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कंटेन्स ऑल द इन्फॉर्मेशन फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन is called as gene for that protein. It is necessary to know that the relationship of this protein with the characteristics of organism. फिर आप जब फर्दर आगे देखेंगे तो ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आपको पढ़ना और इसके बारे में आंसर्स आपको करने हैं। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन क्या होता है, सेंट्रोमियर क्या होता है, ये डायग्राम है, इसका आंसर मास्टर की में दिया, आप इसको एक बार रीड आउट करेंगे तो भी आपका कम हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, जिसके अंदर देखो सबसे पहले तो आपको ये डब्बा कर लेना है, डब्बे से क्वेश्चन रहेंगे। फिर आपको मेटासेंट्रिक क्या होता है, सब मेटासेंट्रिक क्या होता है, एक्रोसेंट्रिक क्या होता है, टीलोसेंट्रिक, इतने टाइप के चारों टाइप के क्रोमोसोम्स आपको करना है। नेक्स्ट मूव करेंगे तो यहाँ पर देखो बोला होमोलोगस क्रोमोसोम और हेट्रोलोगस क्रोमोसोम। तो जो सिमिलर रहते हैं वो होमोलोगस, जो सिमिलर नहीं रहते वो हेट्रोलोगस। क्रोमोसोम्स आर ऑफ दिस डिफरेंट पेयर्स आर कॉल्ड एज सेक्स क्रोमोसोम्स और एलोसोम्स एंड ऑल अदर क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एज ऑटोसोम्स। तो टोटल एक सेक्स क्रोमोसोम होता है और टोटल 22 पेयर्स, ये एक पेयर बोला मैंने, 22 पेयर होते हैं जो उनको क्या बोला जाता है भाई, तो ऑटोसोम्स बोला जाता है। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डीएनए की अगर बात करें तो सबसे पहला तो भाई देख लीजिए मास्टर मॉलिक्यूल है। फिर इसके बाद हाँ, इट वॉज नेम्ड न्यूक्लिक एसिड, हाउएवर इट वॉज रियलाइज्ड दैट दिस is present in other parts of the cell too. Molecules of DNA are present in all organisms from virus and bacteria to human being. फिर the structure of DNA molecule same in all organisms. Watson and Crick produced a model of DNA molecule as per this two parallel thread. This arrangement is called as double helix. This structure can be compared with coiled and flexible ladder. नेक्स्ट आगे देखो तो इसके अंदर क्या रहता है, तो न्यूक्लियोटाइड रहता है। फिर देर आर 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, दैट इज एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन एंड थायमिन। एडेनाइन एंड गुआनाइन आर कॉल्ड एज प्यूरिन्स and while cytosine and thiamine are called as pyrimidines। ये कर लेना। फिर इसके बाद in the structure of nucleotide a molecule of nitrogenous base phosphoric acid are joined to each other to a molecule of sugar। मतलब इधर 3 लोग रहते हैं, एक रहता है नाइट्रोजनस बेस, एक रहता है फॉस्फोरिक एसिड और एक रहता है मॉलिक्यूल ऑफ शुगर। Nucleotides are arranged like a chain in molecule of DNA. The 2 threads of DNA molecule are comparable to the 2 rails of ladder and each rail is made up of alternately joined molecules of sugar and phosphoric acid. Each rung, adenine always pairs with thymine and cytosine always pairs with guanine. Next आगे देखो तो gene. Each chromosome is made up of a single DNA molecule. Segments of the DNA molecule are called as genes. फिर फर्दर चलेंगे तो ड्यू टू वैरायटी इन सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड डिफरेंट काइंड्स ऑफ जीन्स आर फाउंड। दिस जीन्स आर अरेंज इन लाइन। जीन कंट्रोल, जीन का कंट्रोल क्या है, जीन कंट्रोल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स एंड ऑफ द बॉडी। Also they transmit the hereditary characteristics from parents to offspring, hence they are said to be the functional units of heredity. Information about protein synthesis is stored in genes। बराबर। नेक्स्ट आगे चल लेते हैं तो ये आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का एक स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा। फिर आगे देखते हैं तो यहाँ पर उतना कुछ नहीं। आरएनए में आपको आरआरएनए पढ़ना है, एमआरएनए पढ़ना और टीआरएनए पढ़ना है। इसका डिटेलिंग अच्छे से 10th में दिया हुआ है, तो इधर आपको सिर्फ इतना याद रखना, आरएनए एमआरएनए क्या है, आरआरएनए क्या है और टीआरएनए क्या है। प्लस इसके डायग्राम देखना, कभी कभार डायग्राम का नेमिंग देंगे और बोलेंगे कि नेम करो। और एक याद रखना, सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड है ये। फिर इसमें बेसिस एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन एंड यूरासिल रहता है। थायमिन की जगह इसमें एक अलग बंदा, दैट इज यूरासिल। बस इसके लिए इतना इंपॉर्टेंट है। फिर मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं तो मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी, दैट इज principles of heredity based on the if both parent make equal contribution to the inheritance of characteristics, which characteristics will appear in the progeny। Mendel carried out research in this direction, put forth the principle of heredity। तो कौन है साइंटिस्ट, तो भाई ग्रिगोर जोहान मेंडल। इधर देखो नाम दिया है ग्रिगर जोहान मेंडल, ये आपको याद रखना, नेम कभी कभार आपको पूछेंगे। फिर आपको ये याद रखना डोमिनेंट और रेसेसिव क्या होता है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स आपको पढ़ के याद रखने हैं। ये कभी कभार MCQs में आपको ये पूछ सकते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं तो अब इसके आगे 2 चीज़ आपको याद रखनी है। फर्स्ट सेक्शन इज योर मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस आपको पूछेंगे और इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, तो पुनेट स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको ये पूरा का पूरा जो टेबल है, ये पूरा का पूरा टेबल आपको करना है। इनका जो रेशियो रहता है, यहाँ से हम 2 रेशियो लिखते हैं। 2 रेशियो लिखते हैं मतलब कौन सा रेशियो लिखते हैं, तो देखो जीनोटाइपिक रेशियो इज 1:2:1
एंड फिनोटाइपिक रेशियो क्या है 3:1। तो फिनोटाइपिक रेशियो कितना है 3:1 एंड जीनोटाइपिक रेशियो कितना है 1:2:1। ऐसे आपको मेंडल्स डायहाइब्रिड क्रॉस भी दिया रहेगा। मेंडल्स डायहाइब्रिड क्रॉस के लिए इसमें कितने कैरेक्टर्स कंसिडर करते हैं, तो देखो इन दिस क्रॉस 2 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर कंसिडर्ड, कलर ऑफ सीड्स एंड शेप ऑफ सीड, हेंस इट इज कॉल्ड एज डायहाइब्रिड। डाई का मतलब कितना होता है 2, तो इसमें 2 कैरेक्टरिस्टिक को साथ में लेकर सॉल्विंग की जाती है, 2 कैरेक्टरिस्टिक को साथ में लेकर सॉल्व करते हैं। वापस ये आपका क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा टेबल आपको यहाँ से बनाना है और फिर इनके रेशियोज यहाँ पर लिखने। देखो फिनोटाइपिक रेशियो क्या रहेगा, तो इसका फिनोटाइपिक रेशियो 9:6:6:1 रहता है। आई होप ये इतना ही है, एक बार फिर भी इसको चेकआउट कर लीजिएगा। 12 6 + 6 12 12 + 9, हाँ अप्रॉक्स यहीं पर जाता है। फिर जीनोटाइपिक रेशियो भी आपको करना पड़ेगा, जिसमें आप 1:2:1:2 ऐसे वाले रेशियोज लिखते हैं। नेक्स्ट इसमें और कुछ उतना इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ जेनेटिक डिसऑर्डर्स की बात करें तो जेनेटिक डिसऑर्डर में 2 या 3 डिसऑर्डर्स आपको याद रखना है। सबसे फर्स्ट जो डिसऑर्डर दिया है वो आपको यहाँ पर दिया, देखो ह्यूमन क्यूब कैरियोटाइप क्रोमोसोम चार्ट दिया है। यहाँ पर बोला देखो ह्यूमन बीइंग आर 46 क्रोमोसोम इन पेयर ऑफ 23 पेयर, देयर इज अ ग्रेट वेरिएशन इन द साइज एंड शेप ऑफ दिस क्रोमोसोमल पेयर, दिस पेयर्स हैव बीन नंबर्ड आउट ऑफ 23 पेयर 22 पेयर्स आर ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर इज 6 क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स इन वुमेन आर रिप्रेजेंट एज 44 + X एंड मेन में 44 + XY। Mendel has shown there exist 2 type of gene, dominant and recessive. We take account, तो यहाँ पर आप आगे देखें। यहाँ तो फर्स्ट आपको जो पढ़ना है दैट इज डाउन सिंड्रोम के बारे में पढ़ना है। याद रखना इसको 46 + 1 मतलब 47 क्रोमोसोम्स होते हैं। फिर ट्राइसोमी ऑन 21st क्रोमोसोम हो जाता है, बराबर। और इसके आपको फंक्शंस याद रखने हैं, क्या क्या डिसऑर्डर्स का बैड इफेक्ट होता है वो। फिर टर्नर सिंड्रोम आपको रखना है, मोनोसोमी ऑफ X क्रोमोसोम। फिर इसके भी बारे में आपको स्टडी करना, क्लाइनफेल्टर के बारे में स्टडी करना है, जिसके अंदर 44 + XXXY होता है, 2 बार X और 1 बार Y। ये तो हो जाएगा डिजीज डिसऑर्डर्स ड्यू टू क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज। और इसके बाद यहाँ पर अगर आप नेक्स्ट देखें तो डिजीज ऑकरिंग ड्यू टू म्यूटेशन इन सिंगल जीन, दैट इज मोनोजेनिक डिसऑर्डर। तो इसके अंदर तुम्हारा है एग्जांपल्स ऑफ सच इज हचिंगटन डिजीज, टाय-साक्स डिजीज, फिर गैलेक्टोसेमिया, फिनाइलकेटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, एल्बिनिज्म, हीमोफीलिया, नाइट ब्लाइंडनेस। और फर्दर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर देखो बोला डिसऑर्डर्स और डिजीज ऑकरिंग ड्यू टू म्यूटेशन इन एनी सिंगल जीन इनटू अ डिफेक्टिव वन आर कॉल्ड एज मोनोजेनिक डिसऑर्डर्स। एल्बिनिज्म इसके अंदर कौन आएगा, फर्स्ट तो एल्बिनिज्म, फिर सिकल सेल एनीमिया, इसके बारे में पढ़ना है। और फिर यहाँ पर देयर आर 2 टाइप्स, ये अगर आप देखेंगे तो इनके सिम्टम्स देखो इधर दिया, सिम्टम्स देख लीजिएगा। फिर हाँ डायग्नोसिस, रेमेडीज में कुछ नहीं करना है। फिर माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर की अगर मैं बात करूँ तो लेबर हेरिडेटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी इज एन एग्जांपल ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज, ये एक ही एग्जांपल है तो याद रखना है इसको। फिर डिसऑर्डर ड्यू टू म्यूटेशन मल्टीपल जीन, जिसको बोलते हैं पॉलीजेनिक डिसऑर्डर। तो पॉलीजेनिक डिसऑर्डर की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर देखो दिया है कॉमन एग्जांपल ऑफ सच डिसऑर्डर, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, कंस्ट्रिक्टेड स्टमक, स्पाइना बाइफिडा, अ डिफेक्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, बिसाइड डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसऑर्डर, अस्थमा, ओबेसिटी आर ऑल्सो पॉलीजेनिक डिसऑर्डर। तो यहाँ तक ये आपका पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मार्किंग हो गया। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। अच्छा ये बेसिक बीचे के क्वेश्चंस आपको करने ही है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज अवर चैप्टर नंबर 17। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर होने वाला है तो इसको हम थोड़ा फटाफट कंप्लीट आउट करने की कोशिश करेंगे। इसमें आपको सबसे पहले 2 चीज़ें याद रखनी है, 2 सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू, इनके एग्जाम्पल। फिर जब हम फर्दर मूव करेंगे तो प्लांट्स बीन सेडेंट्री, मोस्ट ऑफ द टिश्यू आर ऑफ दैट टाइप दैट गिव सपोर्ट। फिर यहाँ ये पैराग्राफ अच्छे से पढ़ना है, इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, बट 1-2 सेंटेंसेस 1-2 लाइन मिलेंगे। हम डायरेक्टली यहाँ पर आएंगे 4 मेन टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू, दैट इज नेमली एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। फर्दर जब आप आगे जाएंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा क्या, ये आपको मिलेगा भाई तो टेबल। उससे पहले हम देखेंगे एपिथेलियल टिश्यू, सेल्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू सेपरेटेड फ्रॉम द सेल्स ऑफ अंडरलाइंग टिश्यू बाय फाइब्रस मेम्ब्रेन, स्किन, म्यूकस लेयर ऑफ द माउथ कैविटी, इनर सर्फेस ऑफ ब्लड वेसल, वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई एक्सेट्रा आर मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। फर्दर प्रोटेक्टिव कवरिंग्स इन द एनिमल बॉडी आर कॉल्ड एज एपिथेलियल टिश्यूज। अभी ये जो टेबल है, ये टेबल में से आपको ऐसा नाम दिया रहेगा, नाम से या तो आपको लोकेशन पूछेंगे, या तो आपको स्ट्रक्चर पूछेंगे, या तो आपको फंक्शन पूछेंगे। तो ये पूरा का पूरा टेबल आपको खुद से करके रखना है, ये पूरा का पूरा टेबल इंपॉर्टेंट है। वैसे आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो वापस यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू है, ये भी आपके लिए पूरा का पूरा क्या रहेगा भाई तो इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। नेक्स्ट अगर हम आगे देखें तो मस्कुलर टिश्यू में क्या बोला, देखो मसल फाइबर्स, यहाँ पर एक वर्ड रहता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। मसल फाइबर्स एंड मस्कुलर टिश्यूज आर फाउंड
formed from special type of contractile proteins due to which contraction and relaxation is possible. Muscular tissues are made up of long cells of muscle fiber. Muscular movement occur due to contraction and relaxation of the contractile proteins in cell. अब एग्जाम में तुमको इन दोनों के बीच में स्ट्राइटेड और नॉन स्ट्राइटेड का डिफरेंस बिटवीन आएगा और कार्डियक का अलग से पूछेंगे, तो उसके लिए ये टेबल आपको वापस करना है। टेबल में सिर्फ और 2-3 चीज़ें याद रख लीजिए। देखो, वो वॉलेंट्री मसल बोला तो किस में आएगा, तो स्ट्राइटेड, और इनवॉलेंट्री मसल बोला तो किस में आएगा, तो भाई नॉन स्ट्राइटेड में आएगा। प्लस इनके फंक्शंस। नर्वस टिश्यू में ज़्यादा कुछ नहीं करना है क्योंकि ये चैप्टर नंबर 15 में सेम टू सेम है। फर्दर मूव करेंगे। हाँ, तो यहाँ पर वापस आपको टेबल मिलेगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की अगर मैं बात करूँ तो सेल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट स्पेसिफिक पार्ट ऑफ प्लांट, ग्रोथ ऑकर इन दोज पार्ट ओनली। सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंटेन थिक साइटोप्लाज्म, a conspicuous nucleus and a thin cell wall are compactly packed together. Vacuoles are usually absent in this cell. These cells are highly active to bring about plant growth is the main function of meristematic tissue. तो आपको एग्जाम में पूछेंगे what is the main function of meristematic tissue to bring about the plant growth. फिर अकॉर्डिंग टू लोकेशन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑफ 3 टाइप्स। तो लोकेशन के हिसाब से 3 है। पहला अपाइकल, इंटरकैलरी, लैटरल। अपाइकल फिर इसका फंक्शन, इंटरकैलरी इसका फंक्शन, लैटरल फिर इसका फंक्शन। परमानेंट टिश्यू की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या बोला, देखो, Thus, permanent acquire a specific structure, shape and location and perform a specific function. This is called as differentiation, and permanent tissues are found from those differentiated cells. There are 2 types of permanent tissue, simple permanent tissue and complex permanent tissue. Simple permanent tissue में they are made up of only one type of cell. According to function, they are of the following different types. First, यहाँ पर दिया देखो, the entire outer surface of plant is made up of only one layer of cell. That layer is called as epidermis. Cell of the epidermis are flat and there are no intercellular spaces between them. A single continuous layer is formed. The epidermis of the stem and the leaves is covered by a waxy layer of cuticle due to which the water in the underlying part is retained. टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू 2 हमने बात किया ना। अभी देखो, अभी तो बात किया भाई, इधर सिंपल है और क्या है, कॉम्प्लेक्स है। तो पहला जो डब्बा चालू होगा वो किसका चालू होगा, तो भाई सिंपल परमानेंट टिश्यू का। तो यहाँ पर फिगर में देखूँ तो स्ट्रक्चर दिया, लोकेशन दिया और इनके फंक्शंस दिए हैं। ये सारे के सारे आपको यहाँ से करने, क्लोरीन कायमा, आयरन कायमा अच्छे से करना क्योंकि ये अलग पार्ट से पूछा जाता है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करेंगे तो ये वापस ये टेबल पढ़ना है जिसके अंदर तुम्हारा कौन आएगा भाई, तो जाइलम एंड फ्लोएम आएगा। एक इनका ये जाइलम का पार्ट है और ये फ्लोएम का पार्ट है। इनका कैरेक्टरिस्टिक टाइप्स ऑफ सेल एंड फंक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो करके अच्छे से रखना। फिर यहाँ पर आपको पूछेंगे व्हाट इज टोटीपोटेंसी या फिर टोटीपोटेंट सेल क्या होता है, वो पूछेंगे। बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर आपको ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, सिर्फ पूछ सकते हैं यहाँ से, इट इज़ यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ कैश crops, improvements in varieties of cash crop, increase in abilities of plant to withstand environmental stress, vaccine production, early diagnosis of congenital disease, organ transplant, cancer research। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बेनिफिट्स या फिर यूजेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। फिर फर्दर हम चलेंगे तो हाँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बोला है, एक्स वीवो ग्रोथ ऑफ सेल्स और टिश्यू इन एसेप्टिक एंड न्यूट्रिएंट रिच मीडियम इज कॉल्ड एज टिश्यू कल्चर। नाउअडेज कंप्लीट ऑर्गेनिज्म कैन बी डेवलप फ्रॉम सिंगल सेल और फ्रॉम टिश्यू विद द हेल्प ऑफ द टिश्यू कल्चर टेक्निक। अ सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड और जेल लाइक मीडियम प्रिपेयर्ड फ्रॉम अगार, तो अगार से बनाते हैं, विच सप्लाइज न्यूट्रिएंट एंड एनर्जी नेसेसरी फॉर टिश्यू कल्चर इज यूज्ड इन दिस टेक्निक। फर्दर ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपको याद रखना है। इसके बाद आगे चले तो यहाँ पर आपको जीएमओ वाले क्रॉप्स याद रखने हैं। फिर फर्दर हम मूव करेंगे तो यहाँ पर ये नाम याद रखना है आपको। इसके बाद ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं या फिर मैच द कॉलम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आगे चले तो यहाँ पर उतना कुछ नहीं। हाँ, एग्रो टूरिज्म पे आपको एक अच्छा खासा डिफाइन का क्वेश्चन या फिर शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं, राइट द शॉर्ट नोट ऑन एग्रो टूरिज्म, तो वो अच्छे से कर लेना। फिर एनिमल हस्बेंड्री की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको पूछेंगे, देखो, प्रॉपर केयर ऑफ कैटल इज नेसेसरी फॉर क्लीन एंड हाई यील्ड, तो ये 3 स्टेटमेंट आपको याद रखना है। इसके साथ साथ आप नेक्स्ट पेज पे आओगे तो आपको लेयर्स एंड ब्रॉयलर्स के नाम याद रखने हैं, बराबर, नाम याद रखने हैं। फिर इसके बाद आपको सेरिकल्चर पे अच्छे से आंसर आपको राइट शॉर्ट नोट पूछा जाएगा जो आपको याद रखना है। और इसके साथ साथ आपको बैक साइड के क्वेश्चंस तो करने ही हैं। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज अवर लास्ट चैप्टर, 18 चैप्टर, ऑब्जर्विंग टेलीस्कोप्स। जब इसकी बात करता हूं तो सबसे पहले तो आपको यहाँ से पॉइंटर याद रखना है, टेलीस्कोप इज यूज्ड टू ऑब्जर्व स्पेस बट वन टेलीस्कोप इज सफिशिएंट। खाली ये याद रखो, टेलीस्कोप इज यूज्ड टू ऑब्जर्व स्पेस। फिर इसके बाद लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एवरी वेव हैज कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ बिटवीन 400 to 800 नैनोमीटर, सच लाइट इज कॉल्ड एज विजिबल रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ वेवलेंथ अदर देन द विजिबल वन मोस्ट विच कैन नॉट सी आवर आइज आर नॉट सेंसिटिव टू देम। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको ये डब्बा करना है। फिर 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, 1 pm मतलब पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर। इसके बाद नेक्स्ट आपको बोला, देखो, ऑल दी अबाउट
types. Our eyes are capable of only seeing the visible radiation, thus we use visible radiation telescope, that is optical telescope. फिर इसके अंदर कौन कौन, however many heavenly bodies emit other radiations other than the visible light, thus we need different types of telescope like the X-rays, gamma rays and radio telescope to receive such radiation and study their sources. फिर इसके नीचे आपको ये दोनों डायग्राम एक बार चेकआउट कर लेना, कभी कभार पूछ लेते हैं. फिर यहाँ से दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, हेंस सच टेलीस्कोप आर कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, जिसमें भी लाइट रेज चेंज देयर डायरेक्शन एज दे एंटर. ये ऊपर के भी लाइंस पढ़ लेना. हाँ, मैं सिर्फ जितना मार्क करूँ सिर्फ उतना ही ना देखो. यहाँ पर ये 3 पॉइंटर, डिफिकल्टीज रिलेटेड टू रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप. जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप होता है उससे क्या डिफिकल्टीज है, तो स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3. इसमें ये जो क्रोमैटिक एब्रेशन का पार्ट है ये बहुत अच्छे से पढ़ना. क्रोमैटिक एब्रेशन क्या है डायरेक्टली कभी कभार पूछते हैं. फिर टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी टेलीस्कोप्स आर मेड यूजिंग कॉन्केव मिरर एज अ लाइट. तो ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बनाया गया. अब यहाँ पर आपको उतना कुछ नहीं याद रखना है, डायरेक्टली आप इधर आओगे तो न्यूटोनियन टेलीस्कोप का डायग्राम करना है और यहाँ पर एक कैज़ीग्रेन टेलीस्कोप, दोनों का आपको डायग्राम करना है. और प्लस इनके बारे में यहाँ से आपको चीज़ें पढ़ के रखनी है. एक 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, थोड़ा सा राइट शॉर्ट नोट लिखने के लिए. फिर यहाँ पर आपको ये पूछ सकते हैं, देखो आर्यभट्टा, हाँ 3.6 डायमीटर सिचुएटेड, द बिगेस्ट टेलीस्कोप्स इन इंडिया हैविंग अ मिरर 3.6. कहाँ पर, दिस इज लार्जेस्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप इन एशिया. कहाँ पर है, तो नैनीताल में रखा हुआ है. रेडियो टेलीस्कोप की बात करें तो ये रेडियो वेव्स को क्या करती है, तो भाई कैप्चर करती है. कौन सी वेव्स को, तो रेडियो वेव्स को कैप्चर करती है. रेडियो रिसीवर इज प्लेस्ड एट द फोकल पॉइंट. It is also called as radio telescope. Hence, a special type of telescope is used to receive this ray. This is called as radio telescope. फिर इसमें आपको ये GMRT का फुल फॉर्म याद रखना, Giant Microwave Radio Telescope. फिर फर्दर आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो टेलीस्कोप्स इन स्पेस, विजिबल लाइट, रेडियो वेव्स, optical and radio telescopes can be erected on the surface of the earth. However, this earth-based telescope presents some problems in making good quality observations. तो फिर वो उसको हटाने के लिए लोग ने क्या किया, इसको डायरेक्ट किधर प्लेस आउट कर दिया, तो भाई स्पेस में. सेकेंड प्रॉब्लम इसको, फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पर प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, वो प्रॉब्लम्स आपको करना है. फिर दिस प्रॉब्लम डू नॉट एग्जिस्ट इन दिस स्पेस. यहाँ पर देखो, दिस प्रॉब्लम डू नॉट एग्जिस्ट इन स्पेस एंड दस द इमेज ऑब्टेन्ड बाय स्पेस टेलीस्कोप वुड बी ब्राइट एंड वेरी क्लियर एंड विल रिमेन एट 1 प्लेस. साइंटिस्ट हैव टर्न्ड दिस आइडिया इनटू रियलिटी. फिर यहाँ पर हबल टेलीस्कोप क्या होता है वो आपको देखना है. चंद्रा टेलीस्कोप नेम चंद्रा इन स्पेस टू स्टडी एक्सरेज कमिंग फ्रॉम हेवनली बॉडी, स्पेशल मिरर्स. ये आपको एक बार पढ़ लेना, सुब्रमण्यन चंद्रशेखर के ऊपर है. फिर इसरो की बात करें तो यहाँ पर इनसैट है, जीसैट और यहाँ पर IRS और एडूसैट है. तो एडूसैट का काम क्या, एक्सक्लूसिवली फॉर एजुकेशन. इनसैट और जीसैट सपोर्ट अवर सैटेलाइट, सपोर्ट अवर टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग एंड मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज. बस इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे. और ये हो गया आपका एस्ट्रोसैट. एस्ट्रोसैट launched an artificial satellite called AstroSat in space. This satellite has ultraviolet and X-rays telescopes and detector. Most of the part used in this satellite are made in India. Indian scientists are studying various. ठीक है, एस्ट्रोसैट हो गया, बस इतना ही पार्ट है इसमें. और बाकी का बाकी आपको पीछे के सारे क्वेश्चंस करने हैं. तो आई होप आपको ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आए रहेंगे. जितने भी पॉइंटर्स मार्क करके दिए उसको आप बार बार रिवाइज करिए, थोड़े उससे रिलेट बनाकर क्वेश्चंस पढ़ना चालू करिए, क्योंकि अभी आप 9th के बाद किस में जाने वाले, तो 10th में. वहां पर आपको ऐसा थोड़ा सा क्वेश्चंस को फ्रेम आउट करके आंसर लिखने आना चाहिए. तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसे नए आगे के कंटिन्यूएशन के साथ. तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर.